हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, एक बार जुड़ जाइए और अपने उन साथियों को शेयर कर दीजिए जो अभी तक जगे नहीं हैं, है ना। चलिए उनको शेयर करके आ जाइए। आप लोग फटाफट अपना पढ़ाई करिए और दूसरों की चिंता मत करिए, है ना। मतलब अपने मित्रों की चिंता करिए। अब यह ना सोचिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, यह सारी बातें नहीं, है ना। पेपर तो होना ही है, तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें, है ना। चलिए, तो हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, आज अगले से जहाँ तक हमने कल देखा था उसके आगे। कुछ क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाते हैं, तो आप लोग डरा ना करें, जिससे कि आप ही लोग का फायदा है ना। देखिए, धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। तो धात्विक पदार्थ के कई सारे उदाहरण यहाँ पे दे दिया गया। एक नहीं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। मित्रों, मतलब जितने भी कह लो कम है ना। तांबा पता है कॉपर कहते हैं, जस्ता यानी जिंक कहते हैं, शीशा यानी कि लेड कहते हैं, चांदी यानी कि सिल्वर कहते हैं, सोना यानी कि आपका गोल्ड कहते हैं। मित्रों, यह सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। हमने कल भी बताया था आपको, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हमने किया था इसको अगले पिछले बार में, तो सोना का हमने आपको परमाणु क्रमांक भी बताया था, है ना। कितना होता है, 79 होता है। 47 चांदी का होता है। हमने आपको विधिवत इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर से जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश यानी कि समझ रहे हैं, आपको हमने जोन बताया था। कैसे बताया था सर? तो बेटा हमने बताया था आपको जोन, इस तरह से कुछ बताया था कि जो आपके जोन है, एक मिनट रुकिएगा। जो आपके जोन होते हैं, हमने जोन के बारे में आपको बताया था बेटा, कि जो आपके जैसे कि ये आपका भूमध्य रेखा है या मकर रेखा है या कर्क रेखा है, तो इनके बीच में जितने भी क्षेत्र आते हैं वो तो उष्णकटिबंधीय होते हैं, हमारे उष्णकटिबंधीय होते हैं। और उसके ऊपर यानी कि 23.3 डिग्री से ऊपर हमारे जितने भी लगभग 66.3 डिग्री तक दोस्तों जो आपके क्षेत्र होते हैं वो आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय में। उसके बाद जो आता है क्षेत्र वो टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा प्रदेश होता है ना। तो टुंड्रा प्रदेश का मतलब वो हो गया जहाँ पे बर्फ जमे होते हैं, फ्रिज पॉइंट से थोड़ा सा नीचे कह लीजिए या फिर फ्रिज कह लीजिए आप, फ्रिज पॉइंट जो जमे होते हैं। तो जैसे कि आपके कनाडा का बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन हो गया, है ना। कनाडा जो उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल ऊपर कनाडा है ना। फिर इसके बाद इधर आएंगे तो आइसलैंड आपका है, मतलब कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ग्रीनलैंड हो गया जो डेनमार्क का पार्ट है ना। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। इसके बाद अगर देखेंगे इधर तो आपका साइबेरियन एरिया है। साइबेरियन के ऊपर भी टुंड्रा प्रदेश है ना, जो बर्फ से जमे होते हैं। हमने आपको बताया था जहाँ पे टुंड्रा और टैगा नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, उस उनके घास के मैदान का ही नाम है टुंड्रा और टैगा, है ना। अगर नीचे देखें तो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाएंगे दोस्तों तो न्यूजीलैंड है। पहले ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मान है, तस्मान देश एक नाम है, तस्मान सी, जहाँ से बॉस स्टेट हमें मिलता है। फिर उसके नीचे जाएंगे मित्रों तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे कुक स्टेट है, कुक जल डमरू मध्य है ना। फिर उसके एकदम नीचे चले जाते हैं तो हमारा अंटार्कटिका क्षेत्र आ जाता है मित्रों, जहाँ पे भारतीय नामक अनुसंधान केंद्र है हमारा, है ना। इंडिया का याद रखेंगे। तो वहाँ पे भी बर्फीले पूरा बर्फ जमा होता है। वहाँ पे भी जो घास के मैदान होते हैं, एल्गीज होते हैं, वो टुंड्रा प्रदेश के नाम से ही जाने जाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। हमने ये भी बताया था मित्रों, जब हम भूमध्य रेखा से टुंड्रा प्रदेश की तरफ यानी किसी भी ध्रुव की तरफ गुजरते हैं या फिर जाते हैं, तो जाति में प्रजातियों में कमी देखने को मिलती है हमें, है ना। कमी देखने को मिलती है। इसका कारण भी है क्योंकि वहाँ पे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ता चला जाता है। तो बताइए आप ठंड प्रदेश में रहेंगे या आप तो उस जगह रहना चाहेंगे ना जहाँ पे सारी एसेंशियल चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें, आप वहाँ पे रहना चाहेंगे। तो इस वजह से आपकी प्रजातियाँ हो गई, फौना जो होते हैं, आपके जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, जंतुओं की प्रजातियाँ होती हैं, वो घटते चले जाते हैं, है ना। विलुप्त होने के कगार पे बिल्कुल। वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है दक्षिण दक्षिण ध्रुव पे देखेंगे भैया तो आपको मिलेगा पेंगुइन, बहुत ही फेमस जानवर है। और एक भैया बियर भालू, जो वाइट बियर भालू होता है, वो आपका नॉर्थ वाले पे मिलता है, नॉर्थ ध्रुव पे मिलता है ना। तो इस तरह के आपको पता है कि वहाँ की प्रजातियाँ कम होने लगती हैं जैसे जैसे भूमध्य की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यहाँ का तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर भी इतना बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपके जो उष्णकटिबंधीय वाले घास के मैदान हैं वो भी पाए जाते हैं दोस्तों। ये सारी जैसे अफ्रीका में है एक, अफ्रीका का एक ही है केवल,
घास का मैदान जो कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सवाना, सवाना घास के मैदान के नाम से उसे जानते हैं। सहारा वाले क्षेत्र में पाया जाता है मित्रों। आपको पता है सहारा जो आपका बिल्कुल सहारा वाला जो क्षेत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, वह भी अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ में पाया जाता है ना। इतनी बातें रहीं, आप समझ गए होंगे। और ज़्यादा तो हम इस के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर आप रिवीजन करेंगे तो बेटर है, नहीं तो फिर देखिए आगे चलते हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। वही तो हैं, जिस तरह हम आते जाते हैं वही तो स्थल मार्ग है, और क्या इसमें। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं भैया? जहाँ पे बालू हो, है ना, वही तो होगा। जहाँ पे वर्षा कम हो, वर्षा तथा हिमपात का योग हो, है ना, कह लीजिए, वही तो मरुस्थलीय प्रदेश होंगे भैया। समझ रहे हैं कि नहीं? जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश ना हो, या कह लीजिए, है ना, जहाँ पे फसल वगैरह भी कम होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र उनका जो होता है बिल्कुल रेगिस्तान इलाके में सिमट गया होता है, जहाँ पे बेटा हम कहें टीले नामक आकृति बनती हो, टीले नामक बालुओं से टीले नामक आकृति बन जाती है ना। तो यह होता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, इसको कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ थार मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है चिली में, है ना। मंगोलिया में है भैया कौन सा? मंगोलिया में कौन सा एक मरुस्थल है, कौन बता देगा? मंगोलिया में एक मरुस्थल है ना भैया, जो कि चीन में भी पड़ जाता है। चिली नामक मरुस्थल तो हमारा पड़ जाता है भैया, सॉरी, कौन सा मरुस्थल भैया चिली में पड़ जाता है? तो बता देंगे अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल चिली में पड़ जाता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद भैया चले जाएंगे आप सहारा वाले मरुस्थल की तरफ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल है ना, बहुत सारे मरुस्थल हैं जो कि अनेक देशों में पाए जाते हैं। उसी तरह थार मरुस्थल एक है, हमारे भारत में पाया जाता है, तो याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान में। कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो अधात्विक है भैया। धात्विक होता है क्या कोयला? नहीं ना, तो अधात्विक होगा। सब कोयला का 3 प्रकार होता है, सॉरी 4 प्रकार होता है कोयला का ना, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। जो एंथ्रासाइट होता है बेहद ही बहुत ज़्यादा उसमें कार्बन होते हैं, ह्यूमस बहुत कम होता है, याद रखेंगे। जो पीट कोयला होता है बिल्कुल गंदा कोयला कर लीजिए, जो हम लोग के घर में लकड़ी वगैरह मिलते हैं ना, उससे जो कोयला बनाया जाता है उस प्रकार के कोयला हो जाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, लगभग 28 डिग्री तक वाले क्षेत्र में। 23 तो कह लीजिए लेकर चलते हैं, लेकिन 28 मतलब 30 डिग्री के नीचे, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं दोस्तों, वह सब के सब सदाबहार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, है ना, याद रखेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ एशिया भी उसमें आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, दक्षिण अमेरिका हो जाता है, यह सब के सब लगभग सारे क्षेत्रों का कुछ न कुछ पार्ट इसमें आ जाता है ना। तो याद रखेंगे, इसमें कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रहता है भैया सदाबहार वन वाले भी क्षेत्र में, जो आपका कह लीजिए कि सदाबहार वन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हम लोग के पश्चिम बंगाल वाले बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में, कह लीजिए आपके पश्चिमी तट में भी पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ के रण की तरफ भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हमारे पश्चिम बंगाल के, मतलब बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में पाए जाते हैं मित्रों, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का सेकंड नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का मतलब भारत के हर एक राज्यों का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है ना मित्र, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं मित्रों जहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका होती है अगर कार्यपालिका का वहाँ पर नियंत्रण है तो पूरा संसदात्मक क्षेत्र है। जैसे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कार्यपालिका है भैया वो आपका कह लीजिए उसमें भी मंत्री होते हैं, हमारे जो मंत्री परिषद होते हैं, और विधायिका में भी मंत्री परिषद ही होते हैं। वैसे कार्यपालिका का जो हेड होता है, वास्तविक हेड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हेड की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है, और विधायिका में भी वही होता है हमारा, है ना। तो ये बातें हमने बताया था आपको। और एक हमारा न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका तो इन दोनों से अलग होता है। जो विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसे पारित करवाती है, और न्यायपालिका उसे दंडनीय मतलब अगर नहीं मानोगे तो दंड देती है, अपराध देती है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों बता देंगे, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना। राज्यसभा में इस समय 245 सदस्य हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन अगर बात करें टोटल सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी है, तो 250 है। 1/3 सदस्य दोस्तों, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे चुने जाते हैं और इस्तीफा भी देते हैं अपना, हर साल मतलब हर 2 साल पे 1/3 सदस्य चुने भी जाते हैं और इस्तीफा भी देते हैं दोस्तों। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है मित्रों, है ना। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं दोस्तों, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, है ना, खेल के क्षेत्र से, जो
कलाकारी वाले जितने भी हमारे, जैसे कि बात करें कि और क्षेत्र हैं, जैसे कि गायन से हो गया, साहित्य से हो गया, इन सब से भी चुने जाते हैं, है ना? तो याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर के पुत्रों का नाम बता दीजिए। हमने पूछा भी था आपसे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, मिर्जा, हिंदल और अस्करी, है ना मित्रों? याद रखेंगे। बाबरनामा किसने लिखा है, आप बता देंगे। हुमायूं जो था दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र रहता है। बाबर की 4 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। पहली लड़ाई भारत में बाबर का कब हुआ था, तो बता देंगे 1519 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1519 में हुआ था। यह पहला अभियान रहता है, बाद में जीत भी जाता है। लेकिन भारत में विजय अभियान इसका कब से स्टार्ट होता है, तो बता देंगे राणा सांगा हो गया, और कह लीजिए कि आपके इब्राहिम लोदी के चाचा जी, उनके कह लीजिए कि निमंत्रण पर यह आता है और इब्राहिम लोदी को हराता है ना? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का लास्ट शासक होता है, जो कि 1526 तक चलता है। इसके बाद लोदी का शासन खत्म हो जाता है, बाबर लड़ाई लड़ता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हारता है। उसी समय राणा सांगा जब साथ नहीं देते हैं, राणा सांगा के खिलाफ दूसरी अभियान हो जाता है, खानवा की लड़ाई, याद रखेंगे 1527। फिर उसके बाद उसमें मादनी राय आ जाते हैं। मादनी राय जो होते हैं भैया राणा सांगा के दोस्त होते हैं, यह इनका साथ देने लगते हैं, तो बाबर फिर गुस्सा होता है, कहता है भैया तुम क्यों इसमें कूद पड़े, तुम्हारा तो काम ही नहीं था, तुम कहाँ इसमें आन पड़े हो, चलो तुम भी कुटाओ। तो इसके बाद 1528 होता है। 1528 में कौन सी लड़ाई होती है मादनी राय के साथ, तो बता देंगे चंदेरी की लड़ाई होती है। चंदावर की लड़ाई नहीं भैया, चंदावर की लड़ाई नहीं, वो तो चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी, याद रखेंगे, वो 1194 में हुआ था, है ना? लेकिन यह जो लड़ाई थी चंदेरी की, यह हुई थी भैया 1700, यह कब हुई थी, तो बता देंगे भैया 1528 में हुआ था। इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट लड़ाई होती है, जो कि हाँ भैया, लास्ट लड़ाई जो होता है, वो लास्ट लड़ाई की अगर बात करते हैं, तो लास्ट लड़ाई किसके किसके बीच होता है, तो बता देंगे अफ़गानों के साथ होता है बाबर का। अफ़गानों के साथ होता है मतलब सर, तो बता देंगे अफ़गान में आपके शेर शाह भी तो था, शेर शाह जिसे हम लोग क्या कहते थे, क्या नाम था उसका भैया, शेर शाह सूरी, जिसे हम लोग क्या कहते थे, शेर खां के नाम से भी जानते थे, है ना? तो शेर शाह, याद रखेंगे भैया, यह पूछा जाता है शेर शाह बाबर का साथ कब दिया, किस लड़ाई में दिया, किस अभियान में, तो बता देंगे वही जो मादनी राय के साथ लड़ा गया था 1528 में। लेकिन 1529 में फिर वह पूरे अफ़गान के साथ अपना शासन करना स्टार्ट कर दे, मतलब पूरे अफ़गानों के खिलाफ वो लड़ाई छेड़ देता है बाबर। तो उसके बाद अफ़गानों के खिलाफ जब कर देता है, यह भी एक अफ़गान रहता है, तो बस यह भी कूद पड़ता है भैया। तो याद रखेंगे घाघरा की लड़ाई में 1529 में, देखिए 1526, 27, 28, 29 में घाघरा की लड़ाई होती है, और उसमें जाके क्या होता है भैया, अफ़गानों की हार होती है, बाबर फिर जीत जाता है ना? तो बाद में वही शेर शाह रहता है जो हुमायूं के बेटे, मतलब बाबर के बेटे को, हुमायूं को हराता है ना? तो बता देंगे आप, वही सारी कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। प्रश्न नंबर 73, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? देखिए दोस्तों, मछलियों का एक बहुत ही अच्छा खाना होता है, पता है आपको? नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है, किसी को नहीं पता है मछलियों को खाना क्या पसंद है, पता है क्या पसंद है? गम्बूसिया मछली बोलेंगे आप लोग, नहीं, लेकिन ना दोस्तों, इनका एक प्लैंकटन, याद रख लेंगे, प्लैंकटन एक बहुत ही इनका स्वादिष्ट खाना है मित्रों, प्लैंकटन नाम का। उसको ये लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। और ये प्लैंकटन कहाँ पे होता है पता है? जो हमारा दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर में उत्तरी चीन सागर, और जो आपका आपका अंटार्कटिका सी देख रहे हैं ना, अंटार्कटिका जो एस आकार की है, अटलांटिका, मतलब करके कहते हैं ना अंटार्कटिका सी, जो आपका एस आकार की है, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूरब की तरफ, और आपके यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम की तरफ वाला क्षेत्र, यह पूरा अटलांटिक है, जिसका एस आकार की आकृति है, जो विश्व का दूसरा महासागर है दोस्तों। वहाँ पे ठंडी हवाएं और गर्म जलधारा जब मिलते हैं, चीन सागर में भी और यहाँ पे भी, तो वहाँ पे प्लैंकटन नाम का एक पदार्थ उत्पन्न होता है दोस्तों, जो कि मछलियाँ बहुत चाव से खाती हैं, और वहाँ पे मछुआरे बहुत ज़्यादा रहते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, है ना? तो याद रखेंगे, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बता देंगे भैया शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर कह लीजिए कि नॉर्थ, मतलब कि कह लीजिए कि ध्रुवों से ठंडी हवाएं आती हैं और भूमध्य सागर से गर्म हवाएं चलती हैं, बीच में जब मिलती हैं, तो वहाँ पे प्लैंकटन नाम का पदार्थ उत्पन्न होता है, और वही मछलियाँ खाती हैं, हम दोस्तों याद रखेंगे। जो आपका प्रशांत महासागर है दोस्तों, वहाँ पे मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, सबसे बड़ी मात्रा में होती हैं, ये याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट में, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, शक्ति का संसाधन बहुत सारे हैं, जिस समय अगर हम लोग देख रहे हैं तापीय ऊर्जा, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग के यहाँ यूज होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, सबसे ज़्यादा आपको पता है, जो कि
यह चलते हैं आपके ना, क्या बोलते हैं भैया इनको, जो आपके टरबाइन चलते हैं, टरबाइन, बड़े बड़े पानी वाले टरबाइन्स, वहाँ से हम लोग बिजली बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। कोयला से उत्पादन करते हैं, तापी हुई एनर्जी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं ना, कोयला वाला क्षेत्र से। फिर पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु खनिज शक्ति हो गई, मतलब यह सब क्या है हमारे, ये सब संसाधन हैं ऊर्जा के। लेकिन अभी एक हाल में जो बिना कह लीजिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल का मतलब कि जो मतलब जो हमेशा कभी ख़त्म ना हो, रिन्यूएबल। और आपका रिन्यूएबल जो होता है उसको नया किया जा सकता है, जैसे कि अगर बोलें टाइड से हम लोग एनर्जी अगर बना रहे हैं, हम लोग सन की एनर्जी ले रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल है दोस्तों, है ना। इसको हम दोबारा बना सकते हैं, यह कभी ख़त्म नहीं होता है, ना ही यहाँ से हमें कोई कह लीजिए प्रदूषण मिलता है, तो याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है, वही तो बताया हमने, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी, शिक्षा आदि से, है ना मित्रों। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए भैया। प्रथम और वर्तमान, वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए दोस्तों, एक तथ्य बताते हैं आपको यहाँ से हम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यह लगभग 17 बार झंडा इन्होंने फहरा चुके हैं लाल किले पर, ठीक है। इंदिरा गांधी जी 16 बार फहरा चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरी कार्यकाल में दोस्तों 10, मतलब कि 12 बार 14 बार फहरा चुके हैं, 14 टाइम फहरा चुके हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। लगातार दूसरी कार्यकाल में अभी तक 14 बार 12 बार मित्रों, 12 बार फहरा चुके हैं, इसी याद रखेंगे आप। है ना। इसके बाद मित्रों याद रखेंगे जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इंदिरा जी गांधी हैं, यह इन दोनों ने 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री ऐसे कौन बन गए हैं जो पूर्ण बहुमत के साथ आए हुए हैं, तो बता देंगे भैया, दूसरी कार्यकाल के लिए पूर्ण बहुमत के साथ और बिजोड़ बहुमत के साथ दोस्तों। अब तक का रिकॉर्ड बहुमत 303 अकेले सीट, 552 में से 303, मतलब 552 क्या कहिए, 545 में से अकेले 303 सीट को अपने कब्जे में करना, वो बीजेपी की बस की बात बनी है इस बार दोस्तों, याद रखेंगे। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो याद रखेंगे दूसरी कार्यकाल लगातार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, है ना मित्रों। यह अगर देखा जाए प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो बता देंगे आपके 14वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री ना। और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो ये भी 14वें नंबर के हैं, तो आप बता देंगे। अच्छा, कौन सी यह लोकसभा की थी इस बार, कौन सी लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा थी। 17वीं लोकसभा के भैया कौन से प्रधानमंत्री थे, या 15वें प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। नहीं, 15वें प्रधानमंत्री थे, हाँ मित्रों 15वें थे, 15वें पीएम थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये 14वें राष्ट्रपति होंगे आपके, है ना। चलिए, रामनाथ कोविंद जी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल देखिए इसमें बहुत सारे तथ्य छुपे हैं। रियल में तो 5 साल होता है, लेकिन अगर उसके पहले मंत्रिपरिषद भंग होता है हमारा, प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रपति उसको भंग करता है किसी कारणवश, तो उसके बाद वो कार्यकाल कम भी हो सकता है। वैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो प्रसाद प्रयत्न पद पर ही रहते हैं हमारे राष्ट्रपति के, लेकिन रियल में अगर कार्यकाल देख लें उनका तो 5 साल होता है, 5 साल पहले भी विघटित हो सकता है ना। ये सब बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप आर्टिकल पढ़िए भैया, कोई बुक वगैरह से अच्छे से अपना वो आर्टिकल जरूर से जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। राजस्व का अर्थ बताइए। अच्छा, राजस्व बताइए, तो अब एक बात आपसे बताना पूछना है भैया, बता दीजिए क्या वित्त, जो वित्त की बात होती है, जो हमारा कह लीजिए कि जो हमारा बहुत 1 साल बाद हमारा जो बजट तैयार होता है, तो बजट की चर्चाएं हुई हैं क्या हमारे हमारे संविधान में, तो बोलेंगे नहीं, हमारे संविधान में बजट की चर्चाएं नहीं हुई हैं। बजट जो है भैया वह नहीं, वित्त, वित्त की बात हुआ है, वार्षिक वित्तीय की बात हुआ है, वह अनुच्छेद नंबर 112 में बात हुआ है ना मित्रों। तो याद रखेंगे राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों से बना है, राजन प्लस स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है, ठीक है मित्रों। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट करिए। डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले जारी किया जाता है, याद रखेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनका साख बैंक की दृष्टि से बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है ना मित्रों। क्रेडिट कार्ड मतलब समझ रहे हैं, 1 महीने बाद जो आता है, और डेबिट कार्ड तुरंत मिल जाता है आपको, जाते हैं तो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, है ना। तो याद रखेंगे मित्रों, ग्रीन कार्ड मतलब कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। इतनी बातें नहीं, आप इसको देखिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मित्रों। चलिए, धन्यवाद मित्रों।